और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन इसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं हुई। कल अखिलेश यादव ने भी कहा था कि अगर सीटों का बंटवारा हुआ तो ही वो राहुल की यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 27 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। चलिए इस खबर पर थोड़ी और अपडेट लेते हैं। जुड़ गए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण सिंह। तो अरुण, लगभग ये मामला शुरू से ही थोड़ा डगमग चल रहा है, कोई खास कभी इसमें हमको कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई नहीं दिया, और अब खबरें हैं कि ये गठबंधन शायद होगा ही नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे की बातचीत चल रही थी, फिलहाल वो बंद है। उसकी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि 17 सीटें देने के लिए कांग्रेस को वो तैयार थी और उसकी सूची भी मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दी गई थी। अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि अखिलेश यादव नाराज इस बात से है कि 2 और सीटें कांग्रेस ने मांग ली थी, जिसकी वजह से वो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी राहुल गांधी की, जिसमें वो रायबरेली में शामिल होने वाले थे, उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। 17 सीटें जो दी थी कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने, उसमें 3 सीटें और मांग रही थी कांग्रेस। उसमें बहराइच, देवरिया और अमरोहा। कांग्रेस ने जो 3 नई सीटों की डिमांड की, समाजवादी पार्टी ने काफी सोच विचार के बाद एक बहराइच को छोड़ के अमरोहा और देवरिया सीट उनको देने का फैसला कर लिया। लेकिन कांग्रेस के तरफ ये समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट किया कि आपको इन 17 सीटों में से ही उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी 17 और 2 19 नहीं होंगे, 17 में ही आपको 2 नई सीटें हम दे देंगे, एक अमरोहा दे देंगे और एक देवरिया दे देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर सहमत नहीं हो रही थी। हालांकि बहराइच नहीं लेने पर वो मान गई थी, लेकिन उसके बाद प्रियंका गांधी के जो सिपासालार हैं, खास लोग हैं, वो मुरादाबाद और रामपुर की 2 सीटें मांगने लगे। जो समाजवादी पार्टी का कहना है, उनका तर्क है कि दोनों उनकी विनिंग सीट है, दोनों सीटों पर वो जीते हैं, उनका गढ़ है। तो समाजवादी पार्टी का दबाव बनता है, सिटिंग सीट पर वो कांग्रेस को कतई नहीं दे सकते उन सीटों को लड़ने के लिए। और चूंकि वो प्रियंका गांधी की ससुराल भी है, रॉबर्ट वाड्रा वहीं से आते हैं, तो रामपुर और मुरादाबाद सीट को लेकर के पेच फंस गया। समाजवादी पार्टी ने उसके बाद बातचीत ही बंद कर दी। अब कांग्रेस को यह तय करना है, और अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि जब तक सीट बंटवारा नहीं होगा वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं जाएंगे। तो अब कांग्रेस को रिस्पॉन्ड करना है, कांग्रेस को जवाब देना है कि क्या वो मुरादाबाद और रामपुर की सीट पर अड़ी रहेगी, और क्या वो देवरिया और अमरोहा पाने के बाद 19 सीटें चाहिए उसको, या 17 पर मान जाएगी, जो कि प्रारंभिक बातचीत हुई थी, जो कि दोनों दलों के बीच बातचीत में तय हुआ था कि सिर्फ 17 सीटें ही समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देगी। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से थोड़ी लीनियंसी दिखाई गई, 1-2 सीटें और ज्यादा दी जा सकती हैं, लेकिन मुरादाबाद और रामपुर पर वो कतई समझौता करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि बातचीत फिलहाल बंद हो गई है। हालांकि खत्म हो गई है, ये कहना अभी जल्दबाजी हो। ठीक है, तो यहां पर अब स्थिति थोड़ी लटकती हुई से दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए तो बहुत शुक्रिया, लेकिन सीटों के बंटवारे के बीच मामला काफी महीन हो गया है और उलझ सा गया है। तो अब कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन पे तलवार तो लटकती दिख रही, लेकिन जैसा कह रहे थे कि फिलहाल ये तो नहीं कह सकते कि समाप्त हो गया है, लेकिन मुश्किल जरूर है। इस बीच कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है, ये फाइनल स्टेज में है और वो जल्द ही सीटों का ऐलान करेंगे। This discussion is going on. Discussion is going on. It will be finalized at any point of time. But there are other parties also. They are saying that we are fighting alone, sir. So it is a drawback. समाजवादी पार्टी का Brother, wait for some time. We are on process. Our alliance team is there. Congress president has appointed a team of alliance leaders. So they are discussing day by day. They are discussing with everybody. Sir, will Congress The solution will come. Don't worry. We are in a great hope. Solution will come. इधर समाजवादी पार्टी में भी खलबली मची हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे। उन्होंने कहा कि वो नई पार्टी बनाएंगे और समान विचारधारा वाले लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। सभी प्रकार के पद का त्याग किया है, विधान परिषद का भी त्याग किया है। अब आने वाली 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यकर्ताओं के साथ समागम होगा, जहां पर आगे की दिशा तय होगी, नई पार्टी का ऐलान होगा। पद के लिए मैं कभी न कहीं आया हूं न गया हूं। जिनको खुशी है लाभ देने की, उनके लाभ के पद को भी मैं ससम्मान वापस कर दिया हूं।
तो चलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बाद अब जरा रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां किसान संगठनों ने सरकार के 5 फसलों को एमएसपी पर खरीदने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसानों ने सभी 23 फसलों पर एमएसपी खरीदने की मांग को फिर दर्ज रखा है। किसान संगठन बुधवार से फिर से दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। चलिए, असीम मनचंदा हमारे साथ है जो लगातार इस मुद्दे पर अपडेट हमें दे रहे हैं। असीम, तो मामला तो एक बार फिर अटकता हुआ दिख रहा है। जी विपिन जी, सही कहा आपने। मामला अभी भी जहां से शुरू हुआ है वही अटका हुआ है। रविवार को किसानों और सरकार के बीच में चौथे दौर की बैठक हुई थी। इस बैठक में सरकार ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा था कि हम 5 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे और किसानों ने इसके ऊपर विचार करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा था। अब किसानों ने सरकार को अपना जवाब दे दिया है। किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया है। किसानों का कहना है कि जो सरकार है उसको सभी 23 फसलों खरीदने की एमएसपी की गारंटी देनी होगी। इतना ही नहीं, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसको भी लागू करना होगा। किसानों ने ये भी कहा कि हमने कई सारी मांगे सरकार के सामने रखी थी, जिसमें कर्ज माफी थी, किसानों के लिए जीवन बीमा था, उस पर किसी भी तरह से विचार सरकार ने अभी नहीं किया। तो ऐसे में अपना आंदोलन जो है वो नहीं छोड़ सकते हैं। तो किसानों ने एक बार फिर से अपना आंदोलन शुरुआत करने की बात कही है। बुधवार से दोबारा से किसान आंदोलन शुरू हो जाएगा। अभी तक दोनों के बीच में कहीं भी सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। जो हमने सरकार से पूछा कि क्या कोई नया ऑफर सरकार देगी, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा जवाब नहीं आया है। तो कुल मिलाकर के बात जहां से शुरू हुई थी वहीं पर अभी भी बनी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया असीम। तो बात जहां से शुरू हुई थी वहीं बनी हुई है। देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। लेकिन अब रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र का, जहां विधानसभा के विशेष सत्र में मराठा आरक्षण को लेकर बिल पास हो गया है। महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरी में अलग से 10% आरक्षण देगी। मतलब पहले से महाराष्ट्र में जो आरक्षण दिया जा रहा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसके लिए महाराष्ट्र कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। फिलहाल महाराष्ट्र में ओबीसी को 28 जबकि एसटी को 24% आरक्षण मिलता है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ मिलता है। यानी महाराष्ट्र में फिलहाल 62% आरक्षण लागू है। मराठा आरक्षण के बाद ये सीमा बढ़कर 72% हो जाएगी। चलिए, इन सब खबरों के बाद अब रुक कर लेते हैं बाजार का। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था और बाजार में तेजी रही और इसी तेजी के साथ निफ्टी ने एक बार फिर से नया शिखर बनाया। सेंसेक्स 339 अंक चढ़कर माफ कीजिएगा 73,057 पर बंद हुआ। तो निफ्टी 75 अंकों की बढ़त लेकर 22,197 पर। आइए मार्केट को और डिटेल में समझते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो आज की तेजी की मुख्य वजह क्या रही है यतिन? तो देखिए, आप जैसे बता रहे हैं, निफ्टी में एक रिकॉर्ड लेवल हमने देखा और 22,200 के पार हम ट्रेड करना आज के सत्र में शुरू कर दिए। ऑब्वियसली अगर हम फर्स्ट हाफ देखें तो थोड़ा नरम था मार्केट और सेकेंड हाफ में तेजी आती हुई नजर पड़ी और इसका मुख्य कारण था प्राइवेट सेक्टर की बैंकिंग शेयरों में खरीदारी के चलते बहुत अच्छा आपको मोमेंटम मिला दोनों ही निफ्टी बैंक में। और निफ्टी में एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर आज निफ्टी का रहा। इसके अलावा एक्सिस बैंक और कोटक बैंक के शेयर्स में भी काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। ऑब्वियसली अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो रियल एस्टेट, इंफ्रा और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के शेयर्स में काफ़ी अच्छी खरीदारी दिखी। हालांकि थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आपने फार्मा और आईटी शेयरों में ऊपर के लेवल से देखा। मिड कैप्स की भी बात करें तो आज लाल निशान में ही मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ नजर पड़ा और शायद इसीलिए बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी 1:1 रहा। जी राइट। तो आज शेयर वाइज अगर परफॉर्मेंस की बात करें वो कैसा रहा यतिन? तो निफ्टी गेनर्स की बात करें तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स का दबदबा था और निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 2% की बढ़त के साथ यहाँ आपको तेजी आती हुई दिखाई पड़ी। एक्सिस बैंक में भी 2.5% की तेजी और पावर सेक्टर के शेयर्स में पावर ग्रिड और एनटीपीसी यहाँ भी आपको 4 से लेकर 2% तक की तेजी आती हुई नजर पड़ी। लूजिंग साइड पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आपको ऑटो शेयर्स में दिखाई पड़ी। तो हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, इन सभी स्टॉक्स में आपने 2 से 2.5% के कट्स देखे। और कोल इंडिया येस्टरडे मैनेजमेंट के कॉन्फ्रेंस कॉल की कमेंट्री के बाद जहां ई ऑक्शन के दाम में गिरावट आ रही है, शेयर में आज भी 3% का डाउनटिक था। मिड कैप्स की बात करें तो लॉजिस्टिक्स शेयर्स में काफ़ी अच्छी खरीदारी थी। अलकार्गो लॉजिस्टिक्स की बात करें तो ये 6% ऊपर था। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, होम फाइनेंस और शुगर शेयर्स खास करके एआईडी पेरी में 4 से 5% का तेज रुझान था। लूजिंग साइड पे प्रॉफिट टेकिंग थी सरकारी कंपनीज में। तो बीएमएल का शेयर 4% नीचे, एमआरपीएल 4% नीचे, जेबीएम ऑटो और साइन जैसी काउंटर्स में भी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आपको दिखाई पड़ी। और आखिर में अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट शेयर्स में खरीदारी थी। तो अगर हम मैक्रोटेक डेवलपर, डीएलएफ, फिनिक्स मिल जैसे काउंटर्स की बात करें तो यहाँ 1.5 से 2% की एवरेज तेजी दिखाई पड़ी। जी यतिन, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए।
इधर आज शेयर बाजार में विभोर स्टील ट्यूब्स की शानदार या कहें तूफानी लिस्टिंग हुई। बीएसई और एनएसई पर ये 181% के बम्पर प्रीमियम के साथ लिस्ट हुई। एनएसई पर 525 रुपए प्रति शेयर और बीएसई पर 421 रुपए प्रति शेयर के भाव पर यह लिस्टिंग देखने को मिली, जबकि कंपनी का प्राइस बैंड 141 से 151 रुपए प्रति शेयर के बीच था। आपको बता दें कि कंपनी का आईपीओ 13 फरवरी से 15 फरवरी के बीच खुला था और अंतिम दिन कंपनी का आईपीओ ओवरऑल 320 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। इधर बाजार के फोकस में आज सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक रहा। क्या हुआ है शेयर में, क्या है तेजी के ट्रिगर, ये सारी बातचीत बताने के लिए एक बार फिर हम रुख करेंगे अपने सहयोगी यतिन मोता का। तो यतिन, एक कॉल हुई थी कल जरूर एचडीएफसी की, तो क्या ये उसी का इम्पैक्ट रहा, क्या कहा गया उस कॉल में? देखिए, गोल्डमैन सैक्स के साथ जब एचडीएफसी बैंक के टॉप मैनेजमेंट ने बात की और शशिधरन साहब ने जब ये खुलासा किया कि बहुत सारी चीज़ें बैंक के अंदर हो रही हैं, ये मर्जर की सिनर्जीज के बेनिफिट्स अभी भी आना बाकी हैं, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा धीरज रखना चाहिए। जहाँ तक कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर की बात है, जो मर्जर के बाद बहुत सारे बॉन्ड्स हैं वो मैच्योर हो रहे हैं, उनका रीपेमेंट आ रहा है, बैंक की लिक्विडिटी टाइट है, ये इन्होंने एक्नॉलेज किया। लेकिन महंगे डिपॉजिट्स के पीछे एचडीएफसी बैंक नहीं भागेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस रहेगा और मार्जिन्स पे फोकस रहेगा। ऑब्वियसली जो लिक्विडिटी टू क्रेडिट रेशियो है वो काफ़ी ऊपर हो गया है एचडीएफसी बैंक का, जिसके कारण आप देखेंगे कि मार्जिन्स पे असर होती हुई नज़र पड़ी है। लेकिन मीडियम टर्म में एचडीएफसी बैंक कॉन्फिडेंट है कि यहाँ वो बहुत जल्द जो है लो कॉस्ट डिपॉजिट से और लिक्विडिटी रेशियो जो है वो मैनेज करके आगे की जो प्रॉफिट और ईपीएस ग्रोथ है वो मैनेज करेंगे। जहाँ तक कि आगे के ग्रोथ प्लान का सवाल है एचडीएफसी बैंक का, उनको लगता है कि फाइनेंशियल स्थिरता और जो प्रॉफिट ग्रोथ है यहाँ फोकस रहेगा और डिपॉजिट ग्रोथ में कमी के कारण लोन ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। लेकिन आगे जाके इनको लगता है कि जो लोन ग्रोथ है वो आगे काफ़ी मजबूत रहने वाली है और जो डिपॉजिट्स है उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस करेंगे, लेकिन महंगी डिपॉजिट्स पे फोकस नहीं करेंगे। और क्लियरली तिमाही दर तिमाही एचडीएफसी बैंक के नतीजे ना देखें, मीडियम टर्म में एक बारी मर्जर की सिनर्जीज आएंगी तो शायद इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड मिलेगा और इसी कारण से शायद आज शेयर में आपने 2-2.5% का गेन देखा है और आज निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर भी एचडीएफसी बैंक बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी शुक्रिया। इधर एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ शशिधरन जगदीशन ने लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ और आगे के प्लान पर बहुत कुछ कहा, आपको सुनाते हैं, जिसका जिक्र भी यतिन भी कर रहे थे। Ever since we announced the merger, we realized that with the merger will come a preponement of loans on our balance sheet, which is pretty much reflected in the constitution of the share. I mean, we now have around 40 to 15% share of loans on the stock of our balance sheet as against to 10 to 11% of deposits. We realize that effectively we have preponed the loan growth, so I need to now have that period of I would say, what do you call it, transition time to warm up the engine to raise that amount of equivalent granular sustainable funding to be able to substitute some of the bond maturities so that I can have a reasonable amount of share moving up. चलिए, तो यहाँ पर लेंगे हम लोग एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार प्याज से जुड़ी बड़ी खबर, आखिर क्यों अचानक से 40% महंगा हो गया थोक भाव में प्याज, पूरा ब्यौरा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। लासलगांव में प्याज की कीमतों में 40% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक मार्च में प्याज की कीमतों में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता से। मनीषा, क्या वजह है इसके पीछे? प्याज को लेकर पिछले 2 दिनों में काफ़ी सारी हेडलाइंस देखने को मिली। ये एक्सपेक्टेशन भी थी कि जो प्याज के ऊपर एक्सपोर्ट बैन लगाया हुआ है उसे शायद हटा दिया जाएगा और इसी के चलते हमने लसलगांव, जो कि प्याज की सबसे बड़ी मंडी है यहाँ पर भारत में, भाव वहाँ पर 40% तक चढ़ते हुए भी देखे। 1280 रुपये प्रति क्विंटल वाले भाव 1800 रुपये हो गए 2 ही दिनों में। लेकिन आज फिर से टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि प्याज के एक्सपोर्ट का जो बैन है वो वहीं का वहीं है, उसे हटाने की एज ऑफ
नाउ कोई मंशा नहीं है। 31 मार्च तक ये बैन फिलहाल जारी रहेगा। आपको याद दिला दें कि 8 दिसंबर 2023 को ये बैन लगाया गया था क्योंकि प्याज की कीमतें लगातार ऊपर चढ़ती चली जा रही थी। जो आवक है प्याज की एज ऑफ नाउ मंडियों में वो धीरे धीरे अब कम होती जा रही है और जो नई फसल है यानी कि जो रबी की फसल है वो मार्च एंड अप्रैल फर्स्ट वीक में यहाँ पर आना शुरू करेगी। लेकिन उसमें भी एक ये प्रॉब्लम है कि इस बार बुआई यहाँ पर 30% कम हुई है तो वो फसल भी कम ही रहने की एक्सपेक्टेशन है। तो इन सब के चलते प्याज एक्सपोर्ट बैन हटाया जाएगा, ये सरकार ने टोटली यहाँ पर इसे नकार दिया गया है। नोटिफिकेशन की भी बाजार को यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस थी, काफ़ी सारी यहाँ पर बातचीत भी चल रही थी। लेकिन जहाँ तक फ्रेंडली कंट्रीज़ को प्याज एक्सपोर्ट करने की बात है, इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग के लिहाज से केस ऑन केस बेसिस पे वो काम यहाँ पर जारी रहेगा। लेकिन प्याज का एक्सपोर्ट बैन पूरी तरह से खुल जाएगा, एज ऑफ नाउ सरकार ने इससे मना कर दिया है। अगर आपको भावों की ही बात करें तो माना यह जा रहा है कि मार्च के महीने में इवन एज बैन को यहाँ पर रहने दिया जाएगा, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि प्याज में यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। मांग अच्छी खासी है, फसल कम है, आगे जाकर भी फसल कमजोर है तो उसका सीधा असर हम यहाँ पर प्राइसेस में लगातार शायद पड़ता हुआ देखेंगे। जी शुक्रिया मनीषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें एजुकेशन, रेलवे, एविएशन और रोड सेक्टर से जुड़े विकास कार्य शामिल हैं। इस दौरान पीएम ने एम्स, IIT और IIM का भी उद्घाटन किया। वहीं घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी, लेकिन आज जम्मू कश्मीर लगातार आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी। बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। लगभग हर बच्चे को कॉटन कैंडी या लोकल भाषा में कहें तो बुढ़िया के बाल खाना पसंद है। लेकिन क्या आपको पता है कि कॉटन कैंडी में ऐसे केमिकल्स मिले हैं जिससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है? और तो और तमिलनाडु जैसे राज्य ने या पुडुचेरी ने तो इसे अपने यहाँ बैन भी कर दिया है। तो आखिर कॉटन कैंडी इतनी हानिकारक क्यों है? और वैसे तो ऐसी कई चीज़ें बाजार में मिलती हैं, तो क्या सबके साथ इसी तरह के खतरे जुड़े हैं? आज यही बड़ी चर्चा होगी कंज्यूमर अड्डा में 5:57 पर। ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ, क्योंकि ये आपके काम की बात है। कॉटन कैंडी क्यों लगी पाबंदी?